ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और शब्दावली को, और इस प्रक्रिया से पढ़ने में हमें भूलने में जो ये होती थी कि हम प्राय रूपों को भूल जाते हैं, लेकिन इस तरीके से यदि हम इन्हें याद करेंगे, पढ़ेंगे समझ पूर्वक, तो हम इन्हें भूलेंगे नहीं। थोड़ा प्रक्रिया स्मरण रहेगी तो आप उसे बना लिया कर। तो अब आइए प्रारंभ करते हैं। उसके बाद आपका चकारांतों में कृंच शब्द है। अंचु धातु से बनने वाले जो रूपों का जो तारतम्य है वो आप समझ चुके, पिछले 2-3 वीडियो उस पर बन चुके हैं। कल का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण था, उसके लिए आपने देखा ही। और अब एक चकारांतों में कृंच शब्द है। कृंच आप जानते ही हो, ये एक पक्षी होता है, वक प्रजाति ये पक्षी, अर्थात बगुले की प्रजाति का पक्षी होता है। आजकल आप इसे यदि खोजने लगोगे नेट पर तो कृंच, वो सारस को कृंच बता देता है। दरअसल सारस और कृंच दोनों अलग अलग हैं। सूर्यकांत जी जब हमारे साथ थे तो हमने इस क्रंच पक्षी कौन सा, इस पर थोड़ा विचार किया था, और वो हमने, आपको ध्यान हो तो, एक वीडियो उसका हमने रिकॉर्ड करके बाकायदा एक ग्रुप में भेजा था, लगभग 4 मंथ या 5 मंथ पहले। जी गुरु जी, देखा था। हाँ हाँ, यदि आपके पास, किसी के पास भी यदि वो वीडियो हो तो ढूंढ के प्लीज मुझे भेज देना, क्योंकि मेरा मोबाइल रीसेट होने के कारण वो निकल गया है। तो एक तालाब के किनारे का वो था मेरे वीडियो पास में है वो। भैया। हाँ हाँ बिल्कुल, उसे मुझे अवश्य वापस भेजना, ठीक है। हाँ, तो वही था कृंच पक्षी। हमने बहुत उसके लिए ढूंढा उसे, तब पता चला कि इसे कहते हैं कृंच, और उसके लक्षण। और एक कृंच वही पक्षी है जो वाल्मीकि जी ने देखा था कि व्याध ने उसे मार दिया, है ना। तो उससे रामायण की जो कथा है उसका जन्म हुआ, वही वही क्रंच पक्षी। और ये हमने तब समझाया था संज्ञा प्रकरण में, जब समझा रहे थे कि ये पक्षी उदात्त में बोलते हैं, ये वाले अनुदात्त में बोलते हैं। उसी संदर्भ में वो था, ये स्वरित वाले हैं ये पक्षी, है ना। तो उसी संदर्भ में था। चलिए खैर, तो ये क्रंच शब्द जो है ये आपका है इस पक्षी के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि कृंच, इस मूल शब्द को ध्यान में रखिए और सुविभक्ति लाइए, तो कृंच सा, ये स्थिति रहेगी। ऐसी स्थिति रहने के बाद जो सकार है, उस सकार का क्या करिए, हल आदि लोप करिए। थोड़ा इसको आप समझेंगे ना, थोड़ा हमने ये बनाया है कि जैसे यहाँ जहां पर ये निशान है वहां हल्यादि लोप हुआ है सबसे पहले। जहां ये येलो कलर है वहां 2 चीज हुई है, कुत्वम और संयोगांत से लोपा। कुत्वम का मतलब है कि जब हमने यहाँ क्विन प्रत्यय लिख दिया, तो जहां कुत्वम लिखे हैं तो क्विन, यहाँ पर क्या है, क्विप प्रत्यय, यानी क्विन क्विन। तो क्विन प्रत्यय हो तो क्विन प्रत्यय से कु द्वारा कुत्व करना, और जब क्विप प्रत्यय हो तब चोकु द्वारा कुत्व करना। ये बस ध्यान रखना। तो कुत्वम को दोनों जगह से तब योजना करना है। यहाँ पर तो क्विन प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है कृंच शब्द, तो सब जगह क्विन प्रत्यय से कु से कुत्वम होना है। तो स्थिति यही रहेगी, कृंच स, सकार का हल्यादि लोप। अब यकार और चकार का संयोग बचेगा, तो संयोगांतस्य लोपः द्वारा उसका हो जाएगा। मुझे यहाँ संयोगांत से लोप पहले लिखना था, चाहिए था कुत्वम बाद में, आप उसे ठीक कर लेंगे। तो संयोगांत से लोपः, है ना, और हल्यादि लोपा को इससे पहले लिखना था इस येलो पट्टी से, है तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या कर लिया जाए, संयोगांत से लोपा से चकार का लोप कर देना। अब बचेगा क्या, या क्या मतलब, वो वस्तुतः ना है, तो स्थिति बचेगी कृन, और उस नकार को अब आप उत्तम करिए तो नकार होगा।
तो आपका रूप बन जाएगा क्या? क्रुंग। ठीक है, तो रूप इसके ऐसे ही चलेंगे, क्रुंग। और आगे की स्थिति ये है कि क्रुंच शब्द को सीधा मिलाते जाइए, विभक्ति में जोड़ते जाइए, कोई कार्य ही नहीं। जिनको विभक्ति याद है सभी की सभी, ये आजादी, ये हलादी, इनका ये बचता है, उन्हें तो कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है। ये रूप उनके लिए कुछ भी नहीं है जिन्हें विभक्तियां याद है, विभक्तियां याद है, कार्य याद हो, फिर क्या है? रूप तो आपकी मुट्ठी में है, कुछ भी नहीं। उसके आप देखो जोड़ते जाइए, तो क्रुंचौ क्रुंचा, और संबोधन में फिर हे क्रुंग, हे क्रुंचौ, हे क्रुंचा, और क्रुंचम क्रुंचौ क्रुंचा, तृतीया में क्रुंचा, और यहां पर की स्थिति क्रुंभ्याम। यहाँ पर आप देख रहे हो येलो कलर, येलो कलर का मतलब ये है कि यहाँ पर कुत्तम और संयोगांत से लोपा है, तो क्रुंच भ्याम ये स्थिति रहेगी। और आप यहाँ जानते हैं स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के कई पद संज्ञक होता है प्रकृति भाग भी, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि उस पद कहलाएगा, और चकार जो है पद के अंत में आ जाएगा, क्रुंच का, उसका लोप कर देना, निमित्ता पाय निमित्त पाय से वो नकार बचेगा, उस नकार को कुत्त कर लेना नकार, तो क्रुंग भ्याम। ऐसे ही क्रुंग भी ये रूप बनेगा, है ना। ये देखो, ये थोड़ा लिखने का सिर्फ भेद है, ये न के नीचे भ जुड़ा हुआ है क्रुंग भी। मुझसे आप लोगों में से आज मैं एक चीज और थोड़ा बतला देना चाहता हूँ, यहाँ से संदर्भित नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोग हमें पर्सनल व्हाट्सएप से पूछते हैं, हमें जितेंद्र जी ने पूछा था आप में से कि वो श्रृंगार वगैरह लिखने का क्या तरीका है, तो मैं उन्हें ये बतलाना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा था कि श्रृंगार कैसे सही लिखा जाए, तो दरअसल आपकी पुस्तकों में जो श्रृंगार शब्द है वो बहुतों में तो ऐसे लिखा रहता है, मैं श्रृंगार का श्रृम लिख रहा हूं, जहां गड़बड़ी लोग करते हैं। यदि ऐसे कोई श्रृंगार लिखता है तो ये गलत है, ये तरीका ठीक नहीं। ठीक है, ये गलत है। यदि कोई श्रृंगार ऐसे लिखता है, ये ऊपर बिंदी लगा दी, श्रृंगार, ये सही है। ठीक है, हाँ, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है उसको, कि मैं इस साइड में लिख देता हूं, यहां थोड़ा जगह है। या फिर ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे और ऐसे करके, ये भी ठीक है यदि ऐसे कोई लिखता है, पर उसमें री भी जोड़ देना और रा भी जोड़ देना, दो चीज जोड़ देना गलत है। तो ये वाली पद्धति ठीक है और ये वाली पद्धति ठीक है, बस इसमें लिपि भेद है, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। उसमें बात वही है कि श आधा है और उसमें एक मतलब उसमें री की मात्रा जुड़ी हुई है, बस ये है। तो ये दोनों तरीके से लिखना शुद्ध है, यदि कोई इस तरीके से लिखता है ये नितांत अशुद्ध है। ठीक है, उन्होंने पूछा था, मैंने बता दिया। आप लोगों को इसमें लिपि भेद के कारण दिक्कत होती है, बाकी ये ठीक है, इस तरीके दोनों तरीके ठीक है। जितेंद्र जी बात क्लियर हो गई? जी गुरु जी, धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, मुझे ध्यान आ गया आपने पूछा था, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लिपि लिपि भेद के कारण हमने फॉन्ट को, यहाँ पर क्रुंग भी में जो फॉन्ट देख रहे हो ना, जी इस जगह हमने संस्कृत टेक्स्ट यूज किया है कि वो गा के नीचे भा लिखे, क्योंकि कई सारे पिछले वीडियो स्लाइड में जो वीडियो था महोदय अत्र एक प्रश्नः। हाँ हाँ, वदतु वदतु। महोदय टॉपिक नास्ति, अतः अहम् अन्यत्र प्रश्नः पृच्छामः। किं 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 प्रष्टुमिच्छति? महोदय क्विप् प्रत्यय केन सूत्रेण भवति? क्विन् नास्ति, क्विप् प्रत्यय केन सूत्रेण भवति? अच्छा, क्विप् प्रत्यय केन सूत्रेण भवति? आम् महोदय। यदा कृदन्त प्रकरणं पाठयामि तदा एव वदामि। महोदय मम महोदय शास्त्रीवर्षस्य प्रथमवर्षस्य छात्रः अस्ति, अतः वदतु। अहं यदा कृदन्त प्रकरणं पाठयिष्यामि तदा एव वदिष्यामि, इदानीं तस्य आवश्यकता नास्ति, यतोहि इदानीं सूत्रं नैव अत्र दृश्यते भो। यदि ये तथापि यदि भवती भवदीया जिज्ञासा अस्ति, पुस्तकानि अवलोकयतु एकवारं, पुस्तकस्य मुखम् उद्घाटयतु, किं तत्र लिखितम् अस्ति। टीकासु लिखितम् अस्ति, ततः एव तत्र अवगच्छतु भवान्। हाँ हाँ महोदय। हाँ जी, इला पारिक जी कहिए।
नमो नमः महोदय। हाँ मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि श्रृंगार का भी आपने बताया जैसे लिखने का तरीका, और जी जी। श्री, इन दोनों का उच्चारण तो लगभग एक जैसा हो रहा है, तो दोनों का लिखने का तरीका अलग क्यों है, श्री और श्रृंगार? मतलब आप ऐसे नहीं श्रृंगार लिख, नहीं उच्चारण अलग अलग है, आप कैसे कह सकती हैं? श्री आपने कहा कि हम ऐसे श्रृंगार लिखते हैं क्या? कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं श्रृंगार। आजकल तो मैंने कुछ कॉस्टो, क्या बोलते हैं उसको, जो कॉस्टोमेटिक की दुकानें है ना, यही सब। कॉस्मेट हाँ कॉस्मेटिक, ठीक ठीक। इसकी दुकानों पर कुछ ऐसे भी लिखा देखा मैंने श्रृंगार। तो ये तो हो गया श्रृंगार, ये उच्चारण करना गलत है। उच्चारण क्या होना चाहिए? श्रृंगार। ठीक है, क्या उच्चारण होना चाहिए? श्रृंगार। और इस वाले का उच्चारण क्या होगा? श्रृंगार। ये गलत है ऐसा उच्चारण। इला पारिक जी, बात आई समझ में? नहीं, श्री श्री लिखते हैं, श्रीमान श्रीमती, हाँ हाँ। उसका श्री का उच्चारण भी यही है, और श्रृंगार का भी उच्चारण लगभग वैसा ही, वो वैसा लग रहा है, तो फिर लिखने में दोनों में भिन्नता क्यों है? देखो श्री श्री की बात अलग है, आप श्रृंगार और श्रृंगार की बात अलग है। श्री में क्या किया आपने, देखो थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पर, उसमें भी भेद है, आप उसको नहीं सही से उच्चारण करते हो। अब एक बात और मैं कह दूं कि क्या भेद है ये सब। दरअसल हम बच्चों को सुलेख तो लिखवाते हैं, सुलेख का मतलब ये अच्छा लिखे और उसमें कोई गलती ना हो, इस प्रकार सा लिखे। लेकिन इन हिंदी वालों ने क्या क्या कर रखा है कि वो बोलते कुछ हैं और लिखवाते कुछ और हैं बच्चों से। जैसे वो ए और आई के भेद को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा। उन्हें उन्हें बोलना चाहिए और बोलना चाहिए, औ पर दो की मात्रा है तब और आता है, लेकिन बोलते हैं और। अब आप और लिख रहे हो, बच्चे से कह रहे हो कि नहीं वो औ पे दो मात्रा लगाए, कैसे कर सकता है वो? आपको पहले बोलना शुद्ध होगा, तब उसका लिखना शुद्ध हो पाएगा। ए आई और ओ पे ऐसा ही वो प्राय कर देते हैं। आई का तो बोलते नहीं, ऐनक को भी वो ऐनक बोलते हैं कि ए से ऐनक। आप अब ए से ऐनक बोल रहे हो, उसे क्या बोलना चाहिए? आई से ऐनक, ऐनक शब्द बोलना चाहिए। फिर तो आपने ना एडी और एनक के बीच का भेद ही समाप्त कर दिया। तो ये दरअसल जो गड़बड़ी का जो मुख्य कारण है ये है उच्चारण, इसलिए बच्चे भ्रांत रहते हैं उसमें। अब देखो मैं ऐसे बहुत सारे बोलना चाहिए अंग अह, और बच्चों से क्या बुलवाते हैं, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, अंग है, उनको बुलाते हैं अंग है। मतलब अभी सोचने की बात है, आप शुद्ध बोलोगे तब ना कोई लिखेगा, यहाँ तो हर एक चीज फिक्स है। और हिंदी की तो प्राय जो भी वर्णमाला है वो वही संस्कृत वाला ही है, सब देवनागरी है, कोई अंतर ही नहीं। तो हमें शुद्ध उच्चारण करना है। आपने कहा जो श्रीमान और ये री, दरअसल बात यह है कि इसके लिए आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा, आपका जो री री देखो दो चीज है, श्री में जो है स र और ई। अब यहां पर रकार का रेफ का जो उच्चारण स्थान है मूर्धा, और उसके बाद जो ई है उसका उच्चारण स्थान है ताल। ठीक है, इसके कारण आपको क्या लगता है, और यदि हम उसका आभ्यंतर प्रयत्न देखें तो विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न है। किसका? ईकार का, जो र के बाद ई आ रही है वो विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न वाली है। लेकिन जी अब हम देखते हैं श्री, मतलब जहां री केवल री है, री का क्या है, उसका आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है। ठीक है, और क्या चीज है उसका? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान उसका मूर्धा है। तो विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न, और ये और इनका बाह्य प्रयत्न तो खैर एक ही रहेगा, उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसको लेकर के उनमें भेद नहीं आएगा। लेकिन अब जब आप र पर, मतलब रा के बाद ई बोलते हो और या फिर उसमें री जोड़ देते हो, किसमें? सरा में से श्रृंगार में री जोड़ा, तो यहां पर आपका जो
मूर्धा को स्पर्श करेगा और साथ में तालु को भी स्पर्श करेगा। कौन से? श्रीमान वाले श्री में। ठीक है। और यहां पर केवल मूर्धा भाग को स्पर्श करेगा। यहां पर मूर्धा, श्रृंगार, श्रृंगार, उसको ऐसा बोलना है। तो उच्चारण में भेद है दोनों के, पर आजकल वो हटा दिया है वो, इसलिए लोग अब ऋषि को भी देखो बोलना चाहिए ऋषि, और उसको भी वो रा पर ई की मात्रा चढ़ा करके काम कर लेते हैं, ऋषि लिख देते हैं। ठीक है। तो ये तो अब बहुत ही चल गया है, क्या करें, ये उच्चारण भेद हमें करना ही पड़ेगा। चलिए वर्तमान में लौटते हैं। आचार्य ऐसे जी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। ये जो वर्ण विस्तार अभी आपने बताया, हाँ हाँ ये अगर लिखते हैं हम तो हाँ जैसे हाँ अभी इलाजी बता रही थी कि श्रृंगार जो शब्द है, जी तो जी। रुकार तो नहीं होगा, लेकिन उकार हो सकता है क्या श्र को? मतलब रिकार का उच्चारण? हाँ, वो थोड़ा सा आप व्हाइट बोर्ड पे अगर लिख के बताएंगे तो अच्छा श्र अच्छा। लिख के हाँ हाँ हाँ। कर उसमें जोड़ अगर देंगे तो वो लिखने की पद्धति योग्य है क्या? कैसे कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लिखेंगी क्या? नहीं यार, कैसे वो अपने अपने प्रांतों के आधार पर है, कोई संस्कृतम बोलता है, कोई हाँ संस्कृतम बोलता उसका तो हम आपको संज्ञा प्रकरण में भी बताए हैं। जी, लेकिन अभी जो वर्ण विस्तार आपने बताया जी जी। श्री का, हाँ हाँ। वो एक बार आप लिख के बताएंगे? मैं तो उसमें इसको अगर उकार पहले ही जोड़ बता देंगे। चुका हूँ। देखिए एक तो ये है जी श्रृंगार, ठीक है, हाँ, जी और एक ये आता है श्री में री जोड़ देते हैं। मैं चलो श्रृंगार को हटाता हूँ, एक चीज और मैं नॉर्मली बोलता हूँ हाँ कि इसमें जहाँ दरअसल शंका यहाँ है, हाँ, श्री ये नीचे जो हमने रिकार दिया है, और ये श्री, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ ये दरअसल ये मुख्य वो है ना, वो श्रृंगार से बात अभी यहाँ आ गई हाँ कि इसका उच्चारण कैसे करें, इसका कैसे करें। हाँ। और मुझे ये लगता है पहला कि जो जो आपने लिखा है आचार्य जो जी, उड़ीसा है, पहला जो आपने लिखा है जी जी, श्री, तो ये हाँ रिकार दिया है ना नीचे से, हाँ हाँ हाँ, तो ये उकार कर सकते हैं क्या उसका भी, मतलब लिखते समय? बिल्कुल। देखो आपको ये समस्या नहीं है, मैं समझ रहा हूं। जो इधर इधर महाराष्ट्र हुआ, उड़ीसा हुआ, और जो कुछ दक्षिण के प्रदेश हुए, वहां पर तो ये भेद बिल्कुल सही है। वो तो उनके यहाँ शुरू है, हम्म उनके यहाँ तो शुरू है, उकार ध्वनि है अंत में, हम्म और यहाँ पर वो श्री बोल लेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मराठी में तो वही है। हाँ बिल्कुल, मैं वही वैष्णव तो जी बता आपके रहा हूँ। मराठी में भी तो वही है। हाँ, नहीं लेकिन श्रृंगार, लिखन ऋषि। पद्धति कौन सी योग्य है ये मैं जानना चाहती हूँ। अब इधर के हमारे उत्तर भारत में क्या हाँ स्थिति है, वो यहाँ पर भी इसको भी वो श्रृंगार ऐसा बोलेंगे। मतलब यहाँ पर भी वो तालु स्थान को ले आते हैं, जी तो यहाँ पर भी तालु स्थान को ले आते हैं। हम्म तो उनको थोड़ा बोलने में सावधानी यह रखनी है, हम्म, ठीक है, जी उनको बोलने में ये हालांकि अब देखो ये आपने जो प्रश्न पूछा कि कौन सा सही है, उसको मूर्धा शुरू ऐसे ही बोल के काम चलाएं, इस पर हम ये नहीं जा रहे। कुछ विद्वानों का तो यही मत है कि उससे श्री इस प्रकार सा बोलिए उसको। अच्छा हाँ हाँ। अब ये भी मत है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो जहां से ये बोला जा रहा है ना, जी तो वहां पर रू ऊ ऐसा बोलने में तो ओष्ठ तक आता है अपना मुंह ऐसा शुरू, और तालु स्थान उसके पास में है तुरंत, क्योंकि ये वाला जो सकार है इसका उच्चारण स्थान है तालु, जो इसमें श्रम में जुड़ा हुआ है जी और तालु स्थान के जस्ट पास है वो रिकार, एक मूर्धा स्थान वाला उसमें जो, मतलब एक तो उसमें रेफ जुड़ा हुआ है, री की भी स्थिति समझते हो ना, री में क्या 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 मिला हुआ है, संज्ञा प्रकरण विस्तार से बता चुके हैं। री में एक तो र है और एक कोई सा भी अच अंश है, मतलब एक कोई उसमें अच मिश्रित है। अब वो जो अच मिश्रित है उसमें संशय है, उसमें संशय ये है, कोई तो उकार ध्वनि कर मानते हैं, कुछ लोग उसे जो है इकार ध्वनि करते हैं, है ना, और कहीं वेदों में वो एकार ध्वनि होती है। संशय इसमें है वस्तुतः, जो री में एक अच भाग मिला हुआ है, ठीक है।
तो ज्यादातर लोगों का तो ये कहना है कि जी ये जब इस सकार में, जब ये तालब भी सकार है, जब इसका उच्चारण स्थान तालु है, तो इसलिए तालु वाला ही इसके पास होना चाहिए, ऐसा मैंने किसी पुस्तकों में पढ़ा था। जी लेकिन हमें जी, कहते हैं जी। वेद में उसे एकार बोला जाता है, किन्हीं प्रांतों में ये बोला जाता है, तो खैर कोई बात नहीं, बस एक अच भाग होना चाहिए। अच भाग कौन सा निर्धारित करना है, ये 3 आपके सबको, ठीक है, जी जी वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर उच्चारण में ये नहीं होगा, पर यहाँ थोड़ा उच्चारण आपको संभल के करना होगा फिर, है ना। या इसका क्या बोलो, जो मूर्धा से बोला श्री, इस प्रकार से, और इसका श्री, इसका इस प्रकार से उच्चारण करना है। और दरअसल क्योंकि जो र है, र तो क्या है, इसमें जो र मिला हुआ है, और यहाँ पर जो देखो री तो अकेला क्या है, विवृत है, और इसमें क्या चीज है, इसमें पहले र भी है, तो र तो हो जाएगा आपका क्या, ईसत स्पृष्ट है, रेफ, रेफ ईसत स्पृष्ट है, उसके बाद जो है ई विवृत है, तो यहाँ पर तो ईसत स्पृष्ट और विवृत का संयोग है इस वाले अंत में, और यहाँ पर केवल केवल विवृत का संयोग है, और रेप उसके पूर्व में है थोड़ा, ये है। इसलिए इनमें थोड़ा भेद करने में आजकल लोक में कठिनाई होती है, पहले ये नहीं था सब कुछ, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, वर्तमान विषय पर वापस लौटते हैं। ये तो हमारे संज्ञा प्रकरण में हमने इस पर विचार किए हैं, आपको तो पता ही है, पर चलो दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, कुछ लोग वहां तक नहीं जुड़े होंगे तो उन्होंने सुन लिया होगा। ये कृंच पर वापस से चलते हैं, लिपि भेद से मैं बात ध्यान आई जो है, तो कृंभ्याम कृंभी, उसके बाद कृंचे कृंभ्याम कृंभ्या, कृंचा कृंभ्याम कृंभ्या, और कृंचा कृंचो कृंचाम, और कृंच कृंचो हो, यहाँ पर भी वही 3 रूप की प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या करना है आपको, वही एक सूत्र है, ये हमने आज लिख भी दिया उसे, ङणोह कुक्टुक्सरी, इससे नकार को कुक आगम हो जाता है, तो कुक आगम हो जाएगा, चयो द्वितीय पौस्कर सादिरति वाच्यम से उसको द्वितीय अक्षर हो जाएगा, आदि सब प्रत्यय लगा लघु के एक रूप बनाइएगा कृंक्षु। अब आप थोड़ा यहाँ ये ध्यान रखना है, चयो द्वितीय पौस्कर सादिरति वाच्यम जो है विकल्प है, चय को द्वितीय अक्षर विकल्प से करता है, तो इससे एक नीचे वाला रूप बन जाएगा, क्या है वो, कृंक्षु है दूसरे नंबर का। हाँ, और जब ये कुक भी नहीं होगा नकार को, तो कुछ नहीं, आप तो क्या करिए, कृन और नकार को कुत्व कृंग और शु, सीधा का सीधा, यहाँ पर कुक भी नहीं हुआ, ठीक है, ये 3 रूप बना ले। तो ये तो कृंग शब्द के हो गए रूप। अब आगे चलते हैं, अब अग्रिम शब्द है आपका इन चकारांतों में पयोमुच, यह शब्द पयोमुच कहते हैं कि पय अर्थात जल को, बादल को, हाँ पय, बादल को छोड़ने वाला, नहीं पानी को छोड़ने वाला, पय हो गया जो है जल, और उसको मुंचती, उसको छोड़ने वाला, ये हो गया बादल, तो पयोमुच कहते हैं बादल को जी। तो यहाँ क्या क्या होना है, यहाँ की भी प्रक्रिया देख लीजिए। मैंने इसके नीचे लिख दिया है कि कोई प्रत्यांता, ये इसलिए लिखा हमने कि अब आपको निर्णय कर लेना है कि क्विन प्रत्यय से कु लगाना है या फिर चोकू लगाना है, बस ये बताने के लिए। तो यार चोकू द्वारा तो, क्योंकि कोई प्रत्यांत है, तो पयो मुच शब्द है आपका। चलिए क्या करना है, सु विभक्ति लाइएगा, तो पयो मुच सु, उसका हल्न्यादि लोप हो जाएगा, क्योंकि जहां पर ये वाला सिंबल आगे दे रखा है वहां पर ये वाले सूत्र लगाने हैं, इसका ये मतलब। तो यहाँ पर क्या क्या करना है आपको, और पीला जहां जहां है वहां सब जगह चोकुह लगाना है, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ ये थोड़ा लड़ा लिया करो पहेली दिमाग में। इसके बाद क्या करना है, पयो मुच स, सकार का हल्न्यादि लोप, तो पयो मुच यही शेष रहेगा। फिर झलाम जसुनते सूत्र द्वारा जस्तवम लिखा है ना, तो झलाम जसुनते को स्मरण कर लेना, तो जस्तवम, तो पयो मुच, चकार को जस्त क्या होगा, च छ ज, वो मतलब च है, तो उसको क्या करना है जस्त, तो जस्त में आता है जब अगड द, तो चकार का उच्चारण स्थान है आपका तालु,
तो अभी उससे पहले एक काम और कर लो, ठीक है ना। पयो मुझको हम पहले कुत्तो करेंगे, तभी ये सब काम हो पाएंगे बाद में, ठीक है ना, क्योंकि चोकू भी तो लगाना है। तो क्रम ये रखो, तो पयो मुझ चोकू से कुत्तो किया, तो च को कुत्तो क्या हो जाएगा का, तो पयो मो क्या हो जाएगा, कुत्तो करेंगे पहले, तो पयो मुझ को कुत्तो किया, तो पयो मु क ऐसा होगा। अब उसको आप कर दीजिए जस्त, ठीक है। तो जस्त में क्या होगा, ककार का उच्चारण स्थान है कंठ, जो चोकू द्वारा कुत्तो किया है उसका कंठ है उच्चारण स्थान। उसके बाद जब आप उसे जस्त करेंगे तो जस्त में क्या आता है, ज ब ग ड ड, तो गकार हो जाएगा कंठ उच्चारण स्थान वाला। तो स्थिति बन जाएगी पयो मुग। अब यहां पर चूंकि अवसान है, तो इसलिए वावसाने सूत्र द्वारा वैकल्पिक चर्त्व होगा। तो एक बार जब चर्त्व हो जाएगा, तो चर्त्व में प्रथम अक्षर हो जाता है, तो पयो मुख ये पहला रूप बनेगा। तो मतलब वो चोकू वाली स्थिति को इसने वापस लौटा दिया है, ध्यान रख। जब आपने चर्त्व किया तो ककार फिर वापस आ गया, तो पयो मुख पहला रूप। और जब चर्त्व नहीं होगा तो जस्त वाली स्थिति भी बरकरार रहेगी, तो पयो मुख, तो दो रूप बनेंगे, ठीक है, पयो मुख। ठीक है अंकित उपाध्याय जी, बात समझ में आ गई ना। क्रम क्या रखना है, पहले चोकू लगाना है, उसके बाद आपको जस्तम करना है, फिर वापस आने करना है, ठीक है। चोकू सबसे प्रबल है, पहले ही लग जाएगा। चलो जी, अब आगे चलिए। आगे क्या करना है आपको, आप देख रहे हो कुछ विभक्ति संयोजन मात्र करना है। पयो मुचौ पयो मुचा, हे पयो मुख हे पयो मुख, हे पयो मुचौ हे पयो मुचा, पयो मुचम पयो मुचौ पयो मुचा। तृतीया में देखिए पयो मुचा, इस वाले स्थल पर क्या करना है, तो पहले तो चोकू कर दीजिए, पयो मुच है तो कब कर देगा, क्योंकि चोकू तो हर जगह जहां येलो कलर है हर जगह लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो च को कर देना पहले क चोकू से, और क को कर लेना जस्तवम ग, ठीक है। तो पयो मुखभ्याम पयो मुख्य, चतुर्थी में पयो मुचे पयो मुखभ्याम पयो मुख्य, पंचमी पयो मुचा पयो मुखभ्याम पयो मुख्य, षष्ठी पयो मुचा पयो मुचो हो पयो मुचाम, सप्तमी पयो मुचि पयो मुचो हो, पयो मुक्षु में क्या है, पयो मुच और आपका सु। चकार को कुत्त तो हर जगह करना है, कुत्त किया तो पयो मुक, ठीक है। पयो ककार हो जाएगा पयो मुक और सु। अब यहाँ पर जस्त भी कर देना, जलाम सुनते, जलाम सुनते से जस्त करोगे तो क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ध्यान रखना है, थोड़ा प्रक्रिया लंबी है। तो पयो मो ग हो जाएगा उससे, जब ग, क्योंकि जिसमें आ जाता है ना वो ग। अब ग आगे सु, अब चूंकि आगे सु का सकार है वो खर परे है, तो ये खरीचा भी लगा लेना, तो खरीचा उसे फिर क में बदल देगा, क में बदल देगा मतलब वही स्थिति को वापस लौटा देगा जो आपने ये चकार को कुत्तो जब हो जाता है चोकू वाली स्थिति, वो वाली वापस लौटा दी। अब तुम कह रहे हो वापस लौटानी सब कर की क्यों, भैया एक प्रक्रिया है, करनी पड़ेगी इसी तरीके से है। और कासा संयोग एक क्षा करके उस आदेश प्रत्यय लगा देना, का संयोग क्षा करके पयो मुक्षु बना दे। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ये करनी पड़ती है ना वही सीधे रूप से, क्योंकि जब तक सूत्रों का पूरा ये न हो जाए निर्धारण के हाँ ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तब तक आप उससे हट नहीं सकते, ये पूरा करना पड़ेगा। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, वो उदाहरण थोड़ा सा अधूरा दे पाए थे, वो बाद में पूरा याद आया था कि आमने सामने बैंक थी, एक एसबीआई और एक पीएनबी बैंक। तो एसबीआई से एक व्यक्ति को पीएनबी में खाता ट्रांसफर, वो अपना जो ट्रांसफर करने थे रुपए, ठीक है ना, उससे उसमें करने थे, पहले की बात है जो है प्राची। उसने कहा कितने दिन में हो पाएगा, तो उसने कहा कि यदि यहाँ से वहां तक करना है तो उसे लगा कि उस व्यक्ति को शायद जल्दी हो जाएगा तुरंत,
कुछ ही मिनटों का काम है, यहीं से वहीं तो ट्रांसफर करना है। बैंक वाले बोलेंगे 3 दिन लगेंगे, यानी कि 3 दिन काहे के लगेंगे, बैंक तो सामने है, कभी भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसने कहा बात ये नहीं है कि बैंक सामने हो या लंदन में हो, पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती। तो बैंक वाला बोला मैं तुमसे पूछता हूं उस व्यक्ति से, क्या मान लो कि कोई व्यक्ति शमशान घाट के पास जाकर के ही मर गया, तो क्या तुम उसे वहीं जला दोगे, क्या उसके क्रियाकर्म करोगे कुछ पहले इधर ला करके घर पे? तो मतलब वो क्रियाकर्म करने पड़ते हैं, तुरंत नहीं उसको जो है जलाना। ऐसा नहीं कि वहीं का वहीं रखा और खेल खत्म। वो प्रक्रिया करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, बताइए श्याम सुंदर जी क्या कह रहे थे? भैया प्रणाम। हाँ हमारे हम ये कह रहे हैं, ये पयो मुझ में यदि हम पहले जस्तव कर लें तो जस्तव के बाद चोकू लगा दें फिर वापस आने लगाएं। मैं वही कह रहा हूं, इनमें आप ये थोड़ा ये देखना कि त्रिपादी कार्य जो होंगे वो बाद में होंगे, जैसे पर त्रिपादी उसके भी बाद में होगा। इनका सूत्र क्रम देख लेना। जी जी। तो जो सूत्र क्रम, जैसे यदि कोई पूर्व त्रिपादी है तो पहले हो जाएगा, पर त्रिपादी बाद बाद में होते रहेंगे, यही क्रम ध्यान में रखना होता है। आप ध्यान करिए, जब हमने आपको हल संधि पढ़ाई थी तो वहां पर भी हमें चेक करते थे स्तोष चुना के स्तोष चुनाश्चु और खरीचा जलाम जसवंत के बीच में चेक किया करते थे कि कब कैसे क्या रहेगा त्रिपादियों का वो चक्कर, जी वही यहाँ पर स्मरण में रखना, ठीक है। जी जी। चलो आगे बढ़ते हैं, हाथ डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम अग्रिम शब्द रूपों में प्रवेश कर रहे हैं। यहीं पर आपके जो चकारांत शब्द हैं समाप्त हो जाते हैं। अब आपका बहुत ही प्रसिद्ध ये तकारांत शब्द यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहे हैं। तकारांत शब्दों में महत शब्द सबसे पहले नंबर पर है, उसके बाद धीमत है। हम आज महत को पढ़ेंगे उसमें से। तो महत शब्द आपके माइंड में होना चाहिए, क्लिक एक साइड में, दूसरी तरफ वो जो समौसा से 21 प्रत्यय क्लिक होने चाहिए, और रूप बनाना भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी जो प्रक्रिया है उसको अब कर डालते हैं और रूप बना डालते हैं, कुछ भी नहीं है। दो ही तो चीज याद रखनी है, मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। और आइए अब करते हैं स्टार्टिंग। आपके मूल में ये कुछ एक बात लिखी हुई है वहां पर, उगित्वात नुमी, यहां से स्टार्ट किया है। कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में उगित्वान नुम ये भी पाठ है, ठीक है। हाँ, तो दोनों प्रकार के पाठ, दोनों का मतलब एक ही है, कुछ भी नहीं है। योगित्वात नुमी ऐसा कहीं पाठ है गीता प्रेस में, तो यही है। तो इसका मतलब होगा कि उगित्वात नुमी करते, उगित होने से नुम कर लेने, नुम कर लिया जाएगा करने पर, ऐसा अर्थ होगा। सप्तमी है ना, तो उगित्वान नुमी। तो ये किसकी बात कर रहे हैं उगित्वान नुमी? कहा जी आपका जो महत शब्द है ना, ये क्या है, उगित है, उगित होने से नुम हो जाएगा। तो क्या नाम है आपका? तनिष्क जी। ये उगित कैसे है इसकी कहानी मत जानना, यहाँ पर हम अभी बता दे रहे हैं कि ये उगित है, तो उगित उसे समझ लेना। ये कैसे उगित है, आप इसके लिए टीका का अवलोकन कर लें, कौन सत्री प्रत्यय हुआ है ये, और ये चीजें कृदंत में आपको पता चल जाएगी कि कैसे ये उगित है, क्या है, ठीक है। वहां पर इसके सूत्र आएंगे, पूरी प्रक्रिया आएगी बाकायदा, एक बार फिर से ये बताया जाएगा। तो इसलिए मूल में लिखा है कि शब्द उगित है, उगित होने से नुम हो जाएगा। कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? ये सुविभक्ति की बात कर रहे हैं कि सुविभक्ति में क्या क्या घटना घटने वाली है। तो स्थिति ये रहेगी महत सु। आइए हम प्रारंभ करते हैं कि ये मूल में क्या लिखा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो महत सु, आपका महत शब्द है उगित, ठीक है। उगित का मतलब ये है कि जिसके उ रिल री किसी की भी संज्ञा हुई हो, वो उगित कहलाता है। आपके महत शब्द में ऐसी घटना घट चुकी है कृदंत के प्रत्यय के कारण, सत्री प्रत्यय के कारण, क्यों सत्री में री था, ठीक है। आगे बढ़े। तो महत स, ऐसी स्थिति होने पर अब क्या कर लीजिए, उगित्वान नुमी, आपको नुम करना है। तो नुम विधायक सूत्र कौन है जो आपने, जो उगित मान करके नुम करता हो, बताइए। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने। बिल्कुल है ना, याद है ना सबको? जी। हमने लिखा नहीं कि आपको वो बताइए सब। तो धातु भिन्न उगित, उसको क्या करता है, नुम करता है। तो उगित है, नुम होगा। नुम कहाँ होता है? अंत्य से परे होता है।
अच्छा, आप पहचाना कैसे करोगे कि ये फलानी चीज उगित है या नहीं? अभी तो हम ये बता रहे हैं, इसके अनुसार समझ लेना। बाकी क्या उगित है क्या उगित नहीं है, इसके लिए आपको निर्भर रहना पड़ेगा कि वो शब्द वस्तुतः बना किस प्रत्यय से है। वो प्रत्यय की जानकारी आपको कृदंत प्रकरण में हो जाएगी, एकदम करेक्ट। ठीक है, अभी तो हम जहां कह रहे हैं उन्हें समझते जाए, बाकी टीका के अवलोकन से भी आप समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने नुम कर दिया। नुम आप जानते ही हो कि नुम होता है अंत्य से परे। अंत्य से परे नुम को बैठा दिया, स्थिति हो जाएगी मह न त स। स्थिति हो गई। अब क्या कर लीजिए, मह न त स, नुम का ना बैठा दिया हमने, अंत से परे मतलब हकार का जो आकार है उसकी जस्ट बात। अब कहा करिए, अब इस सूत्र को लगा दीजिए जो आप यहां पर देख रहे हो, शांत महता संयोगस्य। ये सूत्र बहुत लंबा, बहुत आगे तक जाएगा। क्या क्या कह रहा है वो सुन लीजिए ध्यान से। शांत संयोगस्य, पहली सर, शांत संयोग को या फिर महतश्चयो नकारः, या फिर महत शब्द का जो नकार उसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है, तस्योपधाया दीर्घो असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने। असंबुद्धौ अर्थात संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे, अर्थात संबोधन के एक वचन में दीर्घ नहीं करने वाला है। कर्ता किस किस को दीर्घ है? मैं फिर कह रहा हूं, दो चीज याद रखना। सबसे फर्स्ट शर्त है इसकी, शांत संयोग होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है जी। संयोग कैसा हो? शांत। शांत का मतलब क्या है? ये दंत सकार अंत में हो जिसके ऐसा संयोग जिस शब्द के बाद में मिल जाए। तो जब आप शांत शब्द पढ़ोगे ना, अभी तो आप कौन से पढ़ रहे हो? तांत पढ़ रहे हो, तकारांत। जी। आगे शांत जब पढ़ोगे तो इसको ध्यान रख ले कि कहां और शांत संयोग मिलेगा, वहां इसे लगाना। उपदा दीर्घ करता है बस ये सूत्र। ठीक है, अच्छा, शांत संयोग की उपधा को दीर्घ, और क्या है? महतश्चयो नकारः, सेकंड कंडीशन, महत का जो नकार उसकी उपधा को दीर्घ। तो यहां पर आप देखिए, ये महत का ही तो नकार है, जो ये नुम बीच में घुस गया, वो दिशा में सर्वनाम स्थान है धातु से, इसकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा। उपधा दीर्घ कहां होगा? सर्वनाम स्थानों में। लेकिन सर्वनाम स्थानों में सभी में नहीं, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान में होगा, मतलब एक को छोड़ देगा। ठीक है, तो उपधा को कर लीजिए दीर्घ। उपधा को दीर्घ कर लोगे तो स्थिति बन जाएगी महानतस। अब आप जो है वो करिए, सकार का संयोगांत से लोप कर दीजिए, वो हलन्यादि लोप कर दीजिए, तो स्थिति बन जाएगी महानत। ये जो तकार है इसका संयोगांत से लोप कर दीजिए तो नकार बचेगा, रूप स्थिति रूप बन जाएगा महान। क्या बन जाएगा? महान। समझ में आ गया क्या? नहीं जी। इस प्रक्रिया को याद रखना, नुम करना, शांत महता संयोग से दीर्घ कर लेना, और तकार का सकार का लोप, तकार का लोप, महान बन जाएगा। नकार का लोप इसलिए नहीं हो पाता है कि न लोपा प्राप्तकांश सूत्र की दृष्टि में संयोगांत लोप असिद्ध है। इतनी सारी बात इसके विषय में जाने। आपने ये इस शब्द के रूप बहुत पहले देखे ही होंगे, मतलब बहुत ज्यादा देखे होंगे मुझे लगता है पहले। और हिंदी में तो ये महत शब्द का महान ही ज्यादा फेमस हो गया है, मतलब वो नाम है, हलंत तो हटा दिया है ना उन लोगों ने, वहां तो हलंत कोई चक्कर नहीं है। भैया एक बड़े महान राजा थे, प्रतापी राजा थे, ये महान, उन्होंने नाम में अकार रख लिया है, बस तब वो ये न यहीं से क्या हुआ, महत से महान बना है। और आप लोगों के लिए एक बात और बता देता हूं, क्योंकि अब ये आएगा नहीं। जैसे आप हमने महत से महान बनाया, ऐसे ही स्त्रीलिंग में इससे नी प्रत्यय करने पर रूप बनेगा महती। तो महती के जो रूप होंगे वो आप चला देना गौरी की तरह, जैसे गौरी गौरी गौरिया, ऐसी महती महत्यु महत्या, क्योंकि अब ये आगे आएगा नहीं इस तरीके से। मैं अभी से आपको स्मरण दिला देता हूं, क्योंकि आपने पुल्लिंग के रूप देखे होंगे, महान महानतौ महानता, इस प्रकार की। ठीक है, स्त्रीलिंग में महती समझना, और नपुंसक लिंग में ये यथावत महत रहेगा, महत ऐसा है। तो उसके रूप आप जो है चला देना आगे, वहां पर तकारांतों में जब जगत अगत कुछ शब्द आएंगे तो वहां के साथ आपको बता देंगे इसको। ये तीनों लिंगों में चलते हैं, ये सत्ती प्रत्यय से निष्पन्न है सब, महापूजायाम धातु से। ठीक है ना? महती शब्द तो उपनिषदों में भी खूब प्रयोग हुआ है,
महती विनष्टि, इस प्रकार से। तो खैर आगे चलते हैं हम लोग, हम महान में ही चलते हैं, पुल्लिंग बना रहे हैं ना इसलिए। तो क्या बन जाएगा? महान। महान मतलब क्या होता है? बड़ा, ये चीज। तो महान महानतौ महानतः। अच्छा, मानतौ मानता में क्या होना है, ध्यान रख लीजिए। आपको नुम तो हर जगह करना है, क्योंकि नुम भी सर्वनाम स्थान में होगा, है। इस चीज को फिर गौर करिए, मैं क्या कह रहा हूं। नुम सभी सर्वनाम स्थान में करना, क्योंकि चम सर्वनाम स्थाने धातु, ठीक है। और शांत महता संयोगा सूत्र द्वारा जो महत के नकार की अर्थात उपदा होगी, उस हर जगह दीर्घ कर लेना, संबुद्धि सर्वनाम स्थान के परे रहते। तो ये दीर्घ भी हर जगह हो जाएगा, बस दीर्घ कहां नहीं होगा, असंबुद्ध कहने से इस वाली जगह को छोड़ देगा ये। ठीक है जी? जी। बस। और आप धनाधन काम करते जाइए, कुछ भी नहीं, सब पहले की तरह है। ये दो चीज ध्यान रखनी है आपको। अब आप औ जब लाओगे तो मैं एक बार इस फिर भी लिख दिया हूं, महत औ, नुम कर दिया महनत औ, और यहाँ पर आपने दीर्घ भी कर लिया शांत माता संयोग से, तो महानतौ विला दोगे तो महानतौ। तो जी कोई दिक्कत तो नहीं ना श्याम सुंदर जी? नहीं। हाँ, तो महान महानतौ महानता। संबोधन में आप जानते हो नुम होगा, लेकिन दीर्घ न होगा, तो हे महान, ये वाला रूप प्राय पूछ दिया करते हैं लोग। लोग कह देंगे हे महान। महान नहीं, हे महान, ध्यान रखना। क्या सूत्र है? शांत माता संयोग असंबुद्ध सर्वनाम स्थान के परे रहते, नहीं होगा, हे महान। ठीक है। और महानतौ महानता द्वितीया में महानतम महानतौ। अब क्या करना है? अब आपको नुम भी नहीं करना और दीर्घ भी नहीं होगा, फिर तो क्या बात है, दीर्घ भी नहीं होगा तो नुम भी नहीं करना। तो नुम नहीं करना तो और आपके लिए सरल हो गया रास्ता। अब आप मूल शब्द याद रखिए, बस विभक्ति जोड़िए, महत शब्द है। महत आगे सस, सस का लाओगे अस, जोड़ दीजिए, महतः। जी। समझ में आ गया ना? कुछ भी नहीं है अब आगे। तो महत, और इधर आ जाइए तृतीया में महता। यहाँ पर महत आगे भ्याम, जहां भी ग्रीन कलर है वहां केवल जस्तम करना है आपको। तो महदभ्याम महदभी, मतलब ताकुदा कर देना है बस। तो महता महदभ्याम महदभी, चतुर्थी में महते महदभ्याम महदभ्य है, महता महतो महताम, ये षष्ठी हो गई। और सप्तमी में महति महतो महत्सु, ये रूप बन जाएंगे, है। और आपके वेद में भी आया है नमो महद्भ्यः, आता है क्या नहीं? महते नमो ज्येष्ठाय, महते नमो, ये भी आया है ज्येष्ठाय। तो इस शब्द नमा के उन्मो चतुर्थी है, तो सब जानो। तो इस महान इंद्रो वज्रहस्तः है, महान इंद्रो वज्रहस्तः। हाँ बिल्कुल, महान देखो प्रथमा का भी आपने बता दिया। हाँ, मानो महानतम उत्तमान, तो महानतम उत्तमान ये है जी, महानतम है, महानतम है, द्वितीय। ठीक है। अब आप वेद का भी अर्थ देखने लग जाएं, आपको अभी धीरे धीरे लगने लगेंगे, चिंता नहीं करें। थोड़ा टाइम मिलता है तो देखता हूँ। हाँ, टीकाओं की सहायता से आप उसे देख सकोगे, लग जाएगा जी। और ये तो रूप बहुत फेमस है लोक में भी, ये वाला संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महताम, संपत्ति हो या विपत्ति हो, जो महान लोग रहते हैं वो एक जैसे ही रहते हैं सर्वत्र। जी। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, क्या कहें, आप तो जानते ही, विद्वान लोग हो सब। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मूल में जो जो मुख्य रूप थे वो सब दे ही दिए हैं, आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आज का पाठ हम यहीं तक रखेंगे। यदि आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप हमें बताएं और पूछें। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे धीमत शब्द को। ठीक है जी? जी मंजू जी। हाँ गुरु जी, ये पूछ रही थी जैसे महान न, तो ये अगर हम परीक्षा में उसको न लिखे तो गड़बड़ होगा क्या? हिंदी में तो आपको नाम में अभी चल जाएगा, लेकिन आपको संस्कृत लिखने में ध्यान रखना पड़ेगा। महान यही रूप बनता है महत शब्द का, पुल्लिंग के एक प्रथमा के एक वचन। जी ठीक है ना?
हिंदी में तो चल जाएगा, हिंदी में तो क्या है ना, शब्दों के जो वहां पर तो जो है तत्सम और तद्भव भी है ना, जी तो तद्भव मानोगे तो वो ठीक है, ना में आप तत्सम मानोगे तो फिर यथावत, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, वही रखना पड़ेगा। जी गुरुजी धन्यवाद। बिल्कुल, हिंदी ने तो सबको स्वीकार कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, चाहे वो संस्कृत हो या कोई भाषा। अच्छा है, चलिए और बताइए। चलो तो समापन करें, ठीक है, भोजन वगैरह करिए, थोड़ा आज विलंब हो गया था। है चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम भैया। नमो नमः गुरु जी, प्रणाम।